नमस्ते सभी को। हम लोग अर्थशास्त्र का जो दूसरा सेक्शन है अभी उसी में है, जिसपे हमने जो अलग अलग अध्यक्ष हैं राजा के राज्य के लिए, कोई भी राज्य के लिए जो भी अलग अलग फंक्शंस हो, जो मिनिस्ट्रीज की हम बात करें तो उनसे रिलेटेड ये सेक्शन पूरा रहा है। पिछले दो सेशंस में हमने कुछ कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स देखे मिनिस्ट्रीज के, जिसमें एक मदिरा सुराध्यक्ष जो दारू से, मदिरा से, सुरालयों से लेना देना जिनका था, जिनको उसका ध्यान रखने का था। पिछली बार हमने गणिकाओं का देखा, गणिकाध्यक्ष का क्या काम होता है, वो किस तरीके से ये जो इंडस्ट्री पूरी है वो किस तरीके से रेगुलेटेड थी, ये हमने देखा। अभी मेरे ख्याल से और केवल 1.5 सेशन में वी शुड बी एबल टू फिनिश, ये सेकंड सेक्शन हो जाएगा। और जो तीसरा सेक्शन है वो हम शुरू करेंगे। जो तीसरा सेक्शन है वो भी चाणक्य के हर भाग के जैसा बहुत ही रोचक है, पर वो जो सोशल ऑर्डर्स है, जो सोशल रूल्स रेगुलेशंस है, इनहेरिटेंस, विवाह वगैरह वगैरह, उनसे रिलेटेड है वो थर्ड चैप्टर। तो मेरे ख्याल से अगले सेशन के हाफ से, आधे से हम कदाचित वो शुरू कर पाएंगे। खैर, तो आज जो सेकंड सेक्शन के ही और कुछ कुछ मिनिस्ट्रीज या अध्यक्षों का जो बचा है वो हम करते हैं। आज शुरुआत करेंगे हम नावाध्यक्ष से। तो सॉरी, ये है अरे 208 पेज है, पन्ना नंबर 208, 28वां अध्याय, नावाध्यक्ष। अच्छा, अब नावाध्यक्ष नाम से तो बहुत ही आराम से समझ में आया कि नाव से रिलेटेड है, पर ये केवल नावों से ही रिलेटेड नहीं है। थिंक ऑफ इट एज मरीन और शिपिंग, इसमें ये सारा आ गया, ठीक है। और मरीन का भी कस्टम्स पार्ट, शिपिंग, जो सारा भी वाटर इरिगेशन क्या, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, पानी पे जो ट्रांसपोर्टेशन द्वारा होगा, पानी से रिलेटेड जो भी कार्य होंगे जैसे फिशिंग वगैरह वगैरह, है ना, वो सारा इसमें कवर्ड है। तो नावाध्यक्ष का क्या काम है पहले तो वो बताते हैं। अच्छा, इसमें अब ना आगे जो कुछ कुछ है वो मैं सारा पढ़ूंगी नहीं, जहां जहां इंपॉर्टेंट लगता है वही पढ़ूंगी, बाकी आई विल जस्ट कीप टेलिंग यू कि पॉइंटर्स क्या है उसमें, ठीक है। तो नावाध्यक्ष क्या कि समुद्र में चलने वाले जो शिप्स है, नौकाएं हैं वगैरह वगैरह, उनका ध्यान रखना। जो नदियों में चलते हैं, जो नदी के प्रवाह में जो नौका वगैरह चलती है, उनका ध्यान रखना। वो जो मार्ग है, वहां से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उनके पास सही मुद्राएं है कि नहीं है, कोई शत्रु की नौका तो नहीं आ गई है, कोई ना आने वाली तो नहीं आ गई है, पायरेट्स का तो कुछ नहीं आ गया है, कोई डाकू तो नहीं आ गए, क्या सही से वो जो शिप्स है, नौकाएं हैं, कुछ कुछ तो प्राइवेट होंगी जो ट्रेड वाली होती थी, है ना, कि कितने सारे जो श्रेणिक होते थे, जो वाणिज्य, जो वैश्य होते थे, ट्रेडर्स जो होते थे, वो भी समुद्र के रास्ते से, नदी के रास्ते से आते थे। तो वो बाहर से आते थे, क्या वो टैक्स भरकर आए हैं, या जो सामान लेकर आए हैं उस पे टैक्स भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं। हमने शुरुआत में देखा था कि जो रास्ते के मार्ग से आते हैं उनके लिए तो पूरा वो कस्टम्स का ऑफिस था, है ना, कि सबसे पहले आकर आप माल दिखाओगे, वो माल देखकर उसके हिसाब से वो या तो वजन करेंगे, काउंट करेंगे, जो भी है उस हिसाब से आप उस पर कुछ ना कुछ टैक्स भरोगे। तो वही सारा काम समुद्र के रास्ते भी होगा या नदी के रास्ते भी होगा। ये ट्रेडर्स आएंगे तो वो ट्रेडर्स के पास से सही से टैक्स वसूल करना, सिक्योरिटी अरेंजमेंट वगैरह वगैरह, ये सारा काम जो नावाध्यक्ष है उसका होगा। दूसरा जो फिशिंग में है, जो मत्स्य बांधक, जो फिशरमैन है, ठीक है, उसके अलावा जो मणि मोती वो पानी में लेने जाते हैं ना, तो वो जो है जो पानी से रिलेटेड काम कर रहे हो, समुद्र से, नदी से रिलेटेड जो काम कर रहे हो, उन सब से इंश्योर करना कि आपको सही से टैक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सपोज कुछ भाग उनसे लेना है तो वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स उनके लिए, उनको कुछ सपोर्ट चाहिए तो वो अरेंज करके देना, ये सारा काम भी नावाध्यक्ष है। अच्छा, उसके अलावा जो गांव है, जो बेसिकली गांव ही जो सारे समुद्र के तट पर है या नदी के तट पर है सॉरी, वहां पर आपको सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी ज्यादा करनी होगी क्योंकि लोग आएंगे जाएंगे, तो उसका कारभार, फिर उन नगरों से या उन गांवों से टैक्स लेना, ये सारा काम भी नावाध्यक्ष का है, ठीक है। इवन नौकाओं की जांच पड़ताल की, अच्छा
उनकी कंडीशन सही से है कि नहीं, अगर नौकाएं जा रही है किसी समय, अगर दूर देश जा रही है तो उनके सारे इक्विपमेंट सही से है कि नहीं, कहीं से आ रहे हैं तो उनको कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, ये देखना करना, ये सारा जो काम है वो नावाध्यक्ष का है। अच्छा, इसके अलावा एक तो है कि हाँ आप टैक्स कलेक्ट करें, सिक्योरिटी अरेंजमेंट करो, ये सारा तो है। इसके अलावा सपोज कोई नौका में आए हैं, कोई जो वाणिज्य जो ट्रेडर्स हैं वो आए हैं, और ये भी हो सकता है या तो उनकी जो नौका का जो माल है वो चोरी हो गया हो, ठीक है, या तो किसी कारण सर हवा में वो फंस गए हो और जो माल है वो भीग गया हो। अब ऐसे लोगों का क्या करो? तो ऐसे लोगों को जो नावाध्यक्ष है या उसके लोग हैं, दे हैड द राइट, दे हैड द फ्रीडम टू से अच्छा नहीं, इसका माल सारा नुकसान हो गया है, तो अगर चोरी हो गया है, अगर कोई डाकुओं ने ले लिया है, तो उनको ये भी इंश्योर करना है कि जहां तक हो सके वो वापस मिलवा ले, ठीक है, और इनका जो सामान था वो इनको वापस दे दे। अगर ऐसा है कि वो गीला हो गया है पानी के कारण या उसमें नुकसान हो गया है और कुछ ही माल है जो ठीक है, तो आप सारे माल पे टैक्स लोगे ऐसा नहीं, आप चाहो तो उसको टैक्स एग्जाम भी कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी उसका नुकसान हो गया, या आधा टैक्स भी ले सकते हो। तो इस किस्म की फ्रीडम जो है वो भी ये नावाध्यक्ष को थी। और जैसे मैंने कहा कि जो भी नौकाएं बाहर से आएंगी, अच्छा जैसे आज भी कुछ कुछ जगह होते हैं ना, इवन इफ यू लाइक फ्लाई ओवर दैट प्लेस, जैसे कि अगर सपोज हमें यूएस जाना है, यूएस जाते समय आपका स्टॉप ओवर लंदन में, ठीक है, तो सारे इस पे चले जाएंगे क्या म्यूट पे? कि सपोज आपका जो यान है, नौका है या जो भी है, वो केवल स्टॉप होके जा रही है, ठीक है, वहां दैट इज नॉट योर गंतव्य, वो आपका मेन डेस्टिनेशन नहीं है, तो भी देयर माइट बी सर्टेन टैक्स या जो भी है आपको वो वहां से पसार होने के लिए लेना होगा, तो उसका ध्यान भी रखना। फिर जैसे मैं कह रही थी कि ऐसी कोई हिंसरी का निर्घात कि ऐसे कोई डाकुओं की टोली आ गई वाटर के पानी के रास्ते, तो उनसे बचा कर रखना। अमित्र विषया अतिगा, कि कोई शत्रुओं का आक्रमण हो गया तो उनसे बचा के रहना। अच्छा, उसके अलावा जो आना जाना, कि जो नौकाएं आएंगी जाएंगी, ठीक है, उस सब का डिसाइडेड प्लेसेस है कि कहां पर आप, जो पोर्ट्स है ना, तो पोर्ट्स की इस भाग में इनका ठहरना है, इस भाग में नहीं ठहरना है, इतने से इतने टाइम के बीच आप आ सकते हो, इतने से इतने टाइम के बीच आप नौकाएं जा सकते हैं ना, जो पूरा स्केड्यूल है, वट एवर इज जो भी निश्चय किया हुआ समय है, निश्चय किया हुआ जगह है, अगर इससे विपरीत कुछ भी हो, ना बांधने की जगह अगर नौका को लगा दिया हो, या जो समय निर्धारित है उस समय का अतिक्रमण हो गया हो, ठीक है, तो इन सब सिचुएशंस में कुछ ना कुछ दंड वो जो नौकाधारी है या जो भी है उनको मिलेगा। ये तो यूजुअल है, सो दे हैव टू स्टिक टू इट, बिकॉज इसी तरीके से वो लोग सिक्योरिटी की जांच भी कर सकते हैं। फिर उसके अलावा काले तीर्थे, अच्छा, उसके अलावा कि कैसी नौकाएं कहाँ जाएंगी। अब छोटी नदी है तो छोटी नदी के ऊपर कोई बड़ी नौकाएं तो नहीं जा सकती, तो वो देखना कि जो छोटी नदी है उस पर छोटी ही नौकाएं जाए, अगर समुंदर है तो उसमें बहुत छोटी नौकाएं ना जा सके, तो इन चीजों का ध्यान रखना, वो भी नावाध्यक्ष का काम। अच्छा, इसके अलावा जैसे आज भी पता है अपने में ऐसे होता है कि आज भी देखिए कई 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 बार जो टीचर्स होंगे उनको कहेंगे कि अच्छा आपको बस पे आप केवल आपका आई कार्ड दिखा दो एंड दैट इज इट, आपको टिकट लेने की आवश्यकता नहीं। वैसे कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, कोई बच्चे हैं, वो निःशुल्क जा सकते हैं। उसी तरीके से उस समय भी ऐसा था कि जो नौकाएं थी, सपोज ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसका उपयोग हो रहा हो, तो जो ब्राह्मण, प्रवर्जित, प्रवर्जित मतलब जो सन्यासी जो हमने देखा था, बाल वृद्ध, व्याधि जो ठीक ना हो, जो बीमार हो, गर्भिणी जो प्रेग्नेंट हो, ये सारे जो थे इनको आप मुद्रा दे देते थे, उनको मुद्रा मिल जाती थी और उसको फिर टिकट लेने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। उसी तरीके से जो इसके पहले उन्होंने कहा था कि कुछ कुछ टाइम पर जो है आप आपका जो भी पानी का जो काम है वो आप कर सकते हो, परंतु उसमें कुछ कुछ कैटेगरीज को उन्होंने, आप लोग को मेरा आवाज आ रहा है?
आवाज आ रहा है ना? बस एक थम्स अप या कुछ कर दो। ओके, एनीवेज, तो कि जो कुछ टाइम का जो लिमिटेशन था, उसमें कुछ कुछ जो लोग हैं, जैसे कि कुछ मछली वाले हैं, उनको तो अपने टाइम से जाना पड़ेगा। उसी उसी हिसाब से कोई ऐसे लोग हैं जो राजा का काम कर रहे हैं, कोई गुप्तचर है, ठीक है, जो सेना से रिलेटेड हो या इस तरीके की हो, तो इन पर वो टाइम का बंधन नहीं लगेगा, वो लोग कभी भी आ जा सकते। तो ये छूट भी उसमें दे रखी है। फिर उसके अलावा क्या, हाँ, कि जो अगर जो फॉरेनर्स आ रहे हैं तो वो उनके पास सही मुद्रा है कि नहीं है, बेसिकली वो काम भी देखने का उनका है। अच्छा, एक और बात, जैसे हमने ये सुरालयों में देखा था, हमने गणिका जो गणिकाओं के जो ये जो जगह होती थी जहां वो लोग काम करते थे, वहां हमने देखा था कि क्योंकि ये जगह ऐसी है जहां पर क्रिमिनल्स फ्रीक्वेंट कर सकते हैं, आ सकते हैं रेगुलरली, तो ऐसी जगहों पर आपका जो सिक्योरिटी है वो और ज्यादा होना चाहिए, सिक्योरिटी भी ज्यादा होना चाहिए, गुप्तचर भी होने चाहिए, ताकि आप ध्यान रख सकें। अब नौका से आना जाना, वो भी ऐसी सिचुएशन है कि फ्यूजिटिव जो भागने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्राइम करके निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है। तो एक स्पेसिफिक इसका वो बताते हैं कि कैसे आप ध्यान रखो कि कौन इस तरीके से कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था और वहां से भागने का प्रयत्न कर रहा है। तो आई रीड दैट पार्ट, क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग 2010 पेज पे है, और उसका जो एक और दूसरा पैराग्राफ है उस पे, परस्य भार्यां कन्यां वित्तम व अपहरन्तः, जो ऐसे हो जिन्होंने क्या किया है, किसी और की पत्नी या किसी कन्या या किसी का पैसा ये सब हड़प कर उसका अपहरण कर कर कोई भाग रहा हो, वा अपहरन्तम शंकितम, और आपको कैसे पता चले कि कोई है वो ऐसे काम में, आपको वो सस्पिशन आना चाहिए। तो क्या देख के आपको सस्पिशन आना चाहिए? तो कौटिल्य जो है वो उनकी कैसी बॉडी लैंग्वेज होगी उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो वो कहते हैं अविघ्नम। अविघ्नम मतलब वो चेहरे से बहुत ऐसे या तो डरे हुए या तो कंफ्यूज लग रहे हो, ठीक है, तो उनके चेहरे के भाव से आपको लगेगा कि अच्छा कुछ तो नॉर्मल नहीं है, देयर इज समथिंग एबनॉर्मल गोइंग ऑन। वो चेहरे के भाव से आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि क्या है। अच्छा, उसके अलावा विघ्नम उद्भांडीकृतम महाभांडेन मूर्धनि भारेण अवच्छादयन्त। या तो कोई बहुत ही भारी वस्तु है, कोई लगेज है, कोई ऐसा कुछ है, या उसके पीछे वो छुपने का प्रयत्न करेगा। कि बेसिकली ये लोग जो भागने का प्रयत्न कर रहे हैं, अभी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व, जो सटक लेना है उनको बाहर, तो कहीं कुछ ना कुछ वो ऐसे करेंगे कि जहां से वो दिखाई ना दे लोगों को। तो ऐसे जी सामान के पीछे छुप गए, या तो कोई भारी वस्तु है उसमें वो लोग ये इंश्योर करेंगे कि उनका चेहरा ना दिखे, कि कोई आ जा रहा है तो वो चेहरे को छुपाने का प्रयत्न करेंगे। तो वो कहते हैं इन सारे चिन्हों को आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कौन कर रहा है। इसके अलावा अगर आपको ऐसे मनुष्य दिखे जो सद्य उग्रहित लिंगम अलिंगिनम, कि आपको दिख रहा है कि फ्रेशली कुछ हुआ है, कि शायद फ्रेशली कोई टाटू करवाया है, या बस फ्रेशली जो एकदम दाढ़ी उगी है तो फ्रेश है कुछ, या तो बालों को कुछ रंग ऐसा किया है, या तो चेहरा ऐसा है कि आपको लग रहा है कि अभी अभी कुछ मेकअप करके आए हैं, कुछ तो ऐसा जिससे आपको लगे कि जिससे आप ये थोड़ा सा अंदाजा लगा सको कि कहीं ये डिस्गाइज में तो नहीं है। उसी तरीके से किसी ने जो कुछ निकालने का प्रयत्न किया हो, या तो जिसकी मूछ थी उसे निकालने का प्रयत्न किया हो, या ऐसा कुछ भी, ठीक है, बाल थे तो वो बाल निकालने का प्रयत्न किया हो, या ऐसे कोई सन्यासी रूप में अचानक से आपको दिख रहा हो, या कोई ऐसा बिहेवियर कर रहा हो, ऐसा आचरण कर रहा हो कि वो व्याधिग्रस्त है, कि अरे वही बहुत बीमार है ऐसे वैसे, पर ऐसा कोई लक्षण आपको नहीं दिखाई दे रहा। वो कह तो रहे हैं कि अरे बहुत खांसी आ रही है, ऐसा है वैसा है, परंतु उनके जो आप अगर उनके शरीर को देखो तो एकदम रुष्ट पुष्ट है,
तो इस तरीके से जो भी आ जा रहा है, उनके चिन्ह, शरीर के चिन्ह, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी भाव, इस सब का भी जो नॉट डायरेक्टली नावाध्यक्ष, परंतु वो जो टीम है जो उनके लिए काम करती है, उन्होंने इन सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। और वो भागने का प्रयत्न कर रहे हो ऐसे कोई अपराधी, तो उनको पहले ही हड़प लेना चाहिए। तो दिस इज द अदर वन। हाँ, या कोई ऐसा हो जो अचानक से बहुत दूर जा रहा हो या बहुत दूर से आया हो, ऐसा दिखता हो, ठीक है, तो उन पर भी आपको शंका रखनी है। बेसिकली आपको इन जनरल सबको शंका की नजर से ही देखना है जब आप उस रोल में हो, बिकॉज यू नेवर नो कौन किस रूप में कहाँ से कैसे आ रहे हैं। और एक बार वहां से चले गए तब तो चले गए, है ना। इसलिए तो अपनी ये एयरपोर्ट्स ये सब जो है, स्पेशली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के समय, इंटरनेशनल ट्रैवल के समय ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा देखना पड़ता है उनको, क्योंकि एक बार आप चले गए फिर तो कुछ नहीं हो सकता, यू जस्ट हैव टू गेट आउट। फिर अच्छा, अब सिक्योरिटी और वो सब तो हो गया, अब ट्रैवल करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है ना, तो उसके लिए आपको ये सारा मेंटेनेंस करना है, तो पैसा भी चाहिए। तो पैसा चाहिए मतलब क्या, यू नीड टू हैव टिकट्स फॉर दैट। तो अब टिकट्स की बात आती है, तो उन्होंने टिकट्स में कैसा किया है कि ऑफ कोर्स जो मनुष्य है वो तो है, परंतु हम लगेज जैसे लेते हैं, है ना, कि अच्छा लगेज का आप एक्स्ट्रा भरते हो, जैसे एयरप्लेन्स में जाएंगे तो 15 kg अलाउड है, उससे ज्यादा होगा तो यू पे एक्स्ट्रा फॉर द लगेज। उसी तरीके से ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर से केवल हाथ का लगेज है, इतना है कि आप हाथ में उठा पाओ, उतना आपके पास सामान है, तो आप सर्टेन 1 मार्च या जो भी वो उतना पैसा भरोगे टिकट का और आप जा सकते हो। पर आपके पास इतना सामान है कि आपको सर पे कैरी करना पड़े, ठीक है, तो अगर उतना भार आपके पास है तो आप उसका डबल दोगे, या बेसिकली उससे ज्यादा दोगे। तो डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितना लगेज है, उस हिसाब से आपको जो टिकट के पैसे देने हैं वो चेंज, वो अधिक या कम हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि आपको पशुओं को भी लेकर जाना है, गाय भैंस बछड़े, या ये क्या कहते हैं कि बकरी, ऐसे कुछ हो, तो उस हिसाब से भी आपका जो ये है टिकट है वो बदलता जाएगा। जितना बड़ा प्राणी उतना आपको ज्यादा उस पर टिकट लेना है, ठीक है। तो वो सब उन्होंने दिया हुआ है कि अगर बकरी होगी तो कितना, गाय को लेके जा रहे हो तो कितना। उसके अलावा कोई छोटा सा वाहन आप लेके जा रहे हो, सपोज रथ लेके जा रहे हो जो 1 घोड़े का है, तो आपको कितना चार्ज देना है, या आप बड़ी बैलगाड़ी लेकर जा रहे हो तो आपको कितना चार्ज देना है, वगैरह वगैरह। तो इन सबका भी कैटेगराइजेशन कर रखा है कि किस तरीके से कितना आपको टिकट भरना है, डिपेंडिंग ऑन योर लगेज, डिपेंडिंग ऑन कौन जा रहा है, आप किस वस्तु को लेके जा रहे हो, वो सब। जैसे आज का भी हमारा टेबल वैसे तभी भी वैसे ही था। फिर इसमें और क्या आता है, कि हाँ, कि आपको जो जंक्शंस पे आपको टैक्स कलेक्ट करना है, जो टैक्स नहीं दे रहा या जिनके पास मुद्राएं नहीं है तो उनको आपको पकड़ना है, उन पर कुछ दंड लगाना है। और सपोज ऐसी कुछ शिप्स हैं या नौकाएं हैं जिसके या तो उपकरण ना हो, या उनकी हालत खराब हो गई हो, टूट फूट गए हो, कोई लोग उसमें ना हो, दीज आर अबैंडन्ड शिप्स, जो अबैंडन हो चुके हो, ऐसा कुछ अगर सामग्री पड़ी हो, बोट्स वगैरह पड़ी हो, तो उसको आपको आपके कब्जे में ले लेना। तो दैट इज द अदर थिंग, एंड या आई थिंक दैट इज इट। अच्छा, इसके अलावा कब से कब, कौन से टाइम से कौन से टाइम तक, जैसे वर्षा की ऋतु है तो वर्षा की ऋतु में आप ज्यादा आप ज्यादा ये ट्रैवल नहीं कराओगे। जब ग्रीष्म या जब गर्मी या ठंडी की का सीजन है, तब आपका जो टाइम है वो अलग होगा, वगैरह वगैरह, उसका भी उन्होंने थोड़ा थोड़ा दिया। तो दिस वाज ऑन नावाध्यक्ष। जैसे बेसिकली सारे अध्यक्षों का जो काम होता है, एज ऑलवेज द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कितने ब्रीफ में भी उन्होंने कितने मेटिकुलसली छोटी छोटी डिटेल्स है उनका ध्यान रखा हुआ है। सारा जो वो है ना कि होलिस्टिक व्यू, सब कुछ कैप्चर हो जाता है उसमें। इससे आगे अब है गो अध्यक्ष या गवाध्यक्ष। बेसिकली जो हम कैटल कहते हैं, है ना, कि गाय भैंस बछड़े ऋषभ, उन सब से रिलेटेड। पर मैं उसमें जाऊं उसके पहले किसी को कुछ कहना पूछना है before I go into Gavadhyaksha? ओके, ठीक है।
एक बार आप मुझे बता दीजिए, मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। तो अभी हम जाएंगे गो अध्यक्ष में 29वां अध्याय, 29वां अध्याय, पेज नंबर 212। इसमें भी पिछले टाइम की तरह मैं सारा पढ़ नहीं रही हूँ, आई जस्ट मेंशन द इम्पोर्टेंट पार्ट्स। पर मे भी पहला लाइन है वो पढ़ लेते हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाएगा। गो अध्यक्षो वेतन उपग्राहिकम कर प्रतिकरम भग्नोत्सृष्टकम भागानुप्रविष्टकम बलपर्यगम नष्टम विनिष्टम क्षीरघृत संजातम च उपलभेत। तो बेसिकली वो कह रहा है कि ये जो गवाध्यक्ष है उसके क्या क्या काम है। तो बल पर्यगम, तो बल पर्यगम से शुरू करते हैं। बेसिकली उनके राज्य में कितनी गाय हैं, कितने बछड़े हैं, कितने ऋषभ हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा किसी का, अच्छा जो सींग है किसी ऋषभ की वो कैसी है, किस जाति का है वो, क्या स्पीशीज का है, ठीक है, कौन से रंग का है, हूफ्स वगैरह कैसे वगैरह वगैरह, कौन थे। अच्छा और रेगुलर बेसिस पे इसका रजिस्ट्रेशन करना और इनको ट्रैक करना। अच्छा ये कैसे करोगे, तो आप उनको स्टैंप दोगे। जनरली कान के पीछे या कुछ, जब वो छोटे होंगे ना उसी टाइम पे आप स्टैंप कर दोगे उनको, ताकि आप ट्रैक कर पाओगे कि अच्छा इज दिस, ये जो गाय बछड़ा जो भी है ये अकाउंटेड फॉर है कि दे नॉट अकाउंटेड फॉर, ठीक है। तो उससे आपको पता चले जाके, और उसमें भी राज्य जो रॉयल है, राजा के महल के कौन है, किसी के पर्सनल है वो कौन है, ठीक है। तो इन सब का जो डेटा जो हमने पहले भी देखा था, कौटिल्य का बहुत स्ट्रेस है हर बात का डेटा इंश्योर करने का, कि भाई कितना क्या है, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है वगैरह वगैरह, इसका पूरा रजिस्ट्रेशन आपको करके रखना है, इसका पूरा डेटाबेस आपको डेटा कलेक्ट करके रखना है। तो ये जो काम है वो भी गवाध्यक्ष का ही है, कि ये सारा जो है गायों का। अच्छा अब कौन कौन कितनी गाय, कितनी क्या कैटल है, वो कितने मर गए, किस कारण से मरे, ठीक है, या कहीं वो गए थे और गिर गए, या किसी प्राणी ने हमला कर दिया उन पर, या नेचुरल डेथ मरे हैं, व्हाटएवर, ये सारी चीजों का वो ब्यौरा रखेंगे, ठीक है। वो एक काम। दूसरा काम क्या, क्षीर घृत संजात, की जो क्षीर घृत, क्षीर इज दूध, घृत इज घी, तो इनसे जो क्षीर और जो दूध, घी दही वगैरह वगैरह जो मिल रहा है उसका संचय करना, उसको बेचना, या तो थ्रू अ सेंट्रलाइज सिस्टम या तो अलग अलग से। अगर अलग अलग से बेच रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ उस पर टैक्स मिलेगा, है ना। तो उसका इंश्योर करना कि कितना घी बन रहा है, कितना दूध आ रहा है, उनपे क्या ट्रेड चल रहा है वगैरह वगैरह, वो सारा जो काम है वो मैनेज करना, या तो इंश्योर करना कि स्पेशली जो राजा का जो कैटल है उससे ये सब ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये कैसे करोगे, वो तो उसके लिए तो आपको लोग चाहिए, ये तो इट्स अ होल इंडस्ट्री इन इटसेल्फ, राइट। ये जो पूरा एनिमल हस्बेंड्री जो आप कहो या डेयरी कहो, तो इट्स अ पूरा इंडस्ट्री, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग और फिर कैटेगरीज बनाई। तो क्या कैटेगरीज बनाई है, तो वो कहते हैं वेतन उपग्राहिकम। वेतन उपग्राहिकम मतलब आप सैलरी देके लोगों को जो आपकी कैटल है उसके लिए रखोगे। तो मैनेज करने के लिए, आपके गाय ऋषभ बछड़े इन सबको मैनेज करने के लिए आप कुछ लोगों को एम्प्लॉय करोगे और उनको आप वेतन दोगे, ठीक है। अच्छा अब इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट चाणक्य ने लिखी है, वो हम पढ़ेंगे पेज नंबर 2012 पर। तो बेसिकली वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये क्या है, वेतन उपग्राहकम मतलब क्या। तो कहते हैं गोपाल पिंडारक दोहक मंथक लुब्धक शतम शतम धेनुना हिरण्यभृताः पालयेयुः। गोपाल जो गांव का जो गाय वगैरह है उनकी देखभाल करता है, उनको खिलाने ले जाता है वगैरह वगैरह, शेपर्ड जो हम कहें, ठीक है, कि जो काउहर्ड जो है कि वो। फिर पिंडारक, जैसे गोपाल जो है वो गाय का ध्यान रखता है, वैसे ही जो भैंस के लिए है वो पिंडारक, ठीक है। फिर दोहक,
दोहक मतलब जो दूध निकालने की काम करता है। तो बेसिकली आप जिनको एम्प्लॉय कर रहे हो वो ये सब कुछ, वो अलग अलग लोग अलग अलग एक्टिविटीज करेंगे। कुछ कुछ लोग ध्यान रखेंगे, कुछ कुछ लोग जो है वो दूध धोएंगे उनका, कुछ कुछ लोग हैं वो उस दूध का मंथन करेंगे जिससे आप दही घी वगैरह वगैरह निकाल पाओ, है ना। और जो कुछ कुछ लोग हैं वो क्या करेंगे, वो सिक्योरिटी के लिए लुब्धक, कि सपोज कोई बाहर से आकर उनकी चोरी तो नहीं कर रहा, कोई बाहर से जो प्राणी आ रहे हैं या कहीं पर उनको ग्रेस करने सपोज लेकर गए तो वहां पे कोई उनपे आक्रमण तो नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सब जो है वो लुब्धक। तो आपको ऐसे 5 किस्म के एम्प्लॉय कैटेगरीज है जिनको आप रखोगे और उनके एक ग्रुप को आप 100 गाय दोगे और उनके ध्यान रखने के बदले में आप उनको कुछ पैसे दोगे। हिरण्यभृता बेसिकली कुछ गोल्ड कॉइन्स है, जो भी उनका वेतन रहा होगा वो आप दोगे, ठीक है। अच्छा, उसके आगे वो लिखते हैं कि आप वेतन क्यों दे रहे हो, देयर इज एन ऑप्शन राइट, आप उनको घी वगैरह दे दो। ये तो बार्टर सिस्टम का था, पर वो स्पेसिफाई कितने सारे इसमें बार्टर सिस्टम का है जिसमें वो कहते हैं कि अच्छा ये काम करो और इसका 1/6 भाग है वो आप या तो टैक्स भर दो, बाकी आप मैनेज करो, ऐसा भी हुआ है। और दूसरा ऑप्शन वैसा भी है, पर इसमें जो वेतन की बात है उसमें वो कहते हैं क्षीर घृत भृता ही वत्सान उपहन्यु इति वेतन उपग्राहिकम। अगर आप उनकी सैलरी में दूध दही या दूध घी दे दोगे, है ना, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम पैसा, जो हिरण्य या ऐसे कुछ देने के बजाय आप उनको रेगुलर इसमें कहो कि अच्छा इतना जो है इसका तो इतना दूध है वो आप दे दो, दैट कुड हैव बीन एन ऑप्शन। पर आप वैसा ना करो, क्यों, इसे क्योंकि अगर आप वैसा करोगे तो वो क्या करेंगे, वत्सान उपहन्यु इति, व्हाट विल बी द फोकस। अगर आपको ये है कि आपको घी दूध मिल रहा है, ठीक है, तो जितना आप ज्यादा घी दूध मिलवाओगे उतना आपको ज्यादा सैलरी, ज्यादा बोनस जो भी है वो मिल सकता है, योर प्रोडक्टिविटी विल गेट यू मोर ऑफ दोज आइटम्स। पर ये डेयरी इंडस्ट्री कैसी है, तो बेसिकली जब बछड़े होते हैं when the तभी only at that point the cow can give milk, है ना। जब तक बछड़ा दूध पीता है तब तक ही गाय दूध दे सकती है, जैसे मनुष्यों में होता है। तो अगर वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के चक्कर में पड़ जाए, where the metric then becomes कितना दूध और कितना घृत आपने इकट्ठा किया है, तो क्या होगा, वो जो बछड़े के पीने का दूध है उसको निकालकर वो सारा वो ले लेंगे। तो देयर इज ये कि भाई बछड़ा इतना पिएगा और उसके बाद जो बचेगा वही आप ह्यूमन कंजम्पशन के लिए करोगे। इस तरीके से जो सात्विक डेयरी इंडस्ट्री होती है ना उसमें उस तरीके से होता है। पर ये तो आपको, क्योंकि बछड़े का कुछ आपको देखना नहीं है, आपको केवल आपका वो जो मेट्रिक है कि मोर प्रोडक्टिविटी, जिसके कारण आपका सैलरी जो है, जो आपको जो घृत या दूध मिलेगा वो ज्यादा बढ़ेगा। तो वो कह रहे हैं इसलिए ऐसा मत करो, दिस विल डिसइंसेंटिवाइज। आप क्या सैलरी देते हो या आप क्या मैट्रिक्स डिजाइन करते हो, दैट विल डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ योर एम्प्लॉइज, जो आज भी होता है ना। इसीलिए वी नीड टू हैव द राइट मैट्रिक्स, वी नीड टू हैव द राइट इवैल्यूएशन मैकेनिज्म, वी नीड टू हैव द राइट डैशबोर्ड्स टू ट्रैक। ये वही पार्ट वो कह रहे हैं कि इसलिए आप उनको उससे अच्छा वेतन दे दो, डजंट मैटर कितना दूध या घृत इकट्ठा हुआ है, उनको इतना इतना है गाय का ध्यान रखने का, आप उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ ये दे दो, कुछ तो होगा उसमें, बट दूध घी तो मत ही दो, ताकि वो बछड़े को परेशान ना करे और जितना जो सही से जो काम कर रहे हैं वो करते रहे। तो दिस इज वन। दूसरा कैटेगरी है कर प्रतिकर। तो कर प्रतिकर में क्या है, थोड़ा सा अलग है। कर प्रतिकर में वो कहते हैं कि कुछ गर्भिणी गाय की, कुछ प्रेग्नेंट गाय, कुछ दूध देने वाली गाय, कुछ बूढ़ी हो गई हो ऐसी गाय, ठीक है, इस किस्म से 20-20-20 करके आप 100 जो गाय है वो आप किसी को दे दो संभालने के लिए, ठीक है। इसमें से प्रोडक्टिव गाय भी कुछ है और कुछ कुछ नॉन प्रोडक्टिव भी है, पर आपको इन सबका ध्यान रखना है। और जो भी घी दूध जो भी है वो आपका, ठीक है, वट एवर इज द घी दूध दैट इज योर्स, यू जस्ट पे सम अमाउंट ऑन दैट, यू जस्ट पे अ टैक्स टू द सरकार कि मैनेज आप करो, जो भी प्रोड्यूस होगा वो आपका। पर आप, क्योंकि आपको हमने दिया है ये, हमने ये रिसोर्स आपको उपलब्ध करवाया है, विच इज अ मिक्स, कि फिर आपको ध्यान भी रखना है कि जो बूढ़ी गाय है उनका भी ध्यान रखना है। तो यू पे अ सर्टेन अमाउंट, विच इज क्या कह रही थी मैं,
कर प्रतिकर, फिर उसके अलावा भग्नोत्सृष्टक, ऐसी गाय जो इनफर्टाइल अब हो गई हो, जो और भी बूढ़ी हो गई हो, जिनका कुछ हाथ पैर टूट गया हो, उनका एटीट्यूड में कुछ आ गया हो, वो बहुत मारती हो, ऐसा कुछ है ना, बेसिकली नॉन प्रोडक्टिव, बट आप उनको मारोगे नहीं, यू स्टिल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। तो आप ऐसे लोगों को नियुक्त करके उनका देखभाल कराओगे एंड यू विल पे समथिंग टू दैम। इससे आपको गेन कुछ नहीं हो रहा, यू आर जस्ट मैनेजिंग दिस गाय जो, ठीक है। तो दैट इज द अदर कैटेगरी कि गवाध्यक्ष को ये सब देखना है, अलग अलग तरीके से किसको कैसे देखना है, किस तरीके से ग्रुपिंग करना है, उसमें कैसा ये करना है कि कितने वेतन देकर आपको रखना है, कितनों को आपको ऐसे रिसोर्स देके केवल कर ले लेना है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सब उनको देखना है। फिर भग्नोत्सृष्ट हो गया, फिर भागा अनुप्रवष्टिक। अच्छा, इसमें कैसा है कि आपको डर है, जो ये लोगों की स्वयं की गाय, एक तो अब तक जो था वो जनरली राजा की गायों की बात हो रही थी, अब लोगों की स्वयं की गाय है, ठीक है। अब लोगों की जो गाय है, हो सकता है कि उनको लगे कि हम ध्यान नहीं रख सकते इनका, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि हम उनको कहाँ रख के आएंगे, जो रॉयल ये है, जो जहां गाय वगैरह रखी है या मैनेज होता है, तो उनको मैनेज करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए हम वहां दे आएंगे, हम सिर्फ काम अपना करेंगे, तो हम आके उनको दोहेंगे, ये सब हम करेंगे, बट द सिक्योरिटी अरेंजमेंट वो भले राजा ही करे, तो हम उनको रखेंगे अपने यहाँ नहीं, रखेंगे राजा के पास ही, केवल उनका ध्यान व्यान करना वो सब हम करेंगे। उस केस में क्या होगा कि यू पे फॉर दैट चार्ज, राइट, इट्स अ सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड टू यू, तो आप उसके लिए कुछ पेमेंट दोगे, और वो पेमेंट भी किसे देंगे आप, जो गवाध्यक्ष है उसको, ठीक है। तो आप देखिए, एक हम कैटल की बात कर रहे हैं, गाय भैंस की बात करें, उसमें भी कितने अलग अलग मॉडल्स हैं जो सोच रखे गए हैं कि किस तरीके से इन सबको करो। सो दीज वर क्वाइट सोफिस्टिकेटेड सिस्टम, सो टू से, इस मामले में। और तो ये फिर आगे इस सब में, सब जो मैंने अभी कहा ना, बेसिकली वो सभी को सुनो, थोड़ा थोड़ा सा और एक्सपैंड करके बताया है। फिर हाँ, एक बात तो पक्की है, पेज नंबर 2014 वाक्य नंबर 2014 वाक्य नंबर 14, कि जो भी कोई स्वयं हंता घातहिता हरता हारहिता च बद्ध है, जो भी गायों को, बेसिकली गाय भैंस किसको भी, जो भी कैटल जो है उस कैटेगरी में, उनको या तो मारेगा, या तो परेशान करेगा, या मरवाएगा, या तो परेशान करवाएगा, उसको मृत्यु दंड ही मिलेगा। ये हमने पहले भी देखा था, है ना, इसके पहले के भी कुछ चैप्टर्स में हमने ये देखा था कि उसको मृत्युदंड ही मिलेगा। जो गाय है वो हमेशा से अवध्य रही है, और वो कंटिन्यूटी हमें अर्थशास्त्र में भी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है कि भाई अच्छा, चोरी हो जाए तो क्या होगा, अगर कोई वो स्टैम्प, वो राजा का, मैंने कहा ना कि राजा का मार्किंग जो है, वो जो रॉयल मुद्रा है, उसको चेंज करके अपना कुछ डाल दे, है ना, या अपने में वो मुद्रा घुसा दे, या जो भी कुछ हो, तो उस हिसाब से कुछ अलग अलग दंड है उस सब के लिए। चोरी कर जाए तो कुछ दंड है वगैरह वगैरह। बाहर के स्पीशीज लाके आप लाओ तो आप ला सकते हो, बट इट हैज टू बी अकाउंटेड फॉर, ठीक है, और आप लेकर आते हो तो आप सर्टेन अमाउंट भरोगे वगैरह वगैरह। तो ये सब कुछ रूल्स रेगुलेशंस उसके अराउंड है। फिर फिर उनका ध्यान कैसे रखना है, इसके बारे में और वो बताते हैं कि अच्छा, जब आप उनको चराने भी लेकर जाओ तो समथल जमीन पर उनको लेकर जाओ, बहुत डीप में उतरना पड़े पानी पीने के लिए, या ऐसी बहुत ही कीचड़ वाली जमीन हो, या जहाँ पर बहुत सारे मकर हो, क्रोकोडाइल्स बहुत सारे हो, घड़ियाल हो, ऐसी जगहों पर उनको ना लेकर जाओ। ऐसी जगहों पर लेकर जाओ जहाँ बहुत सारा घास उनको खाने को उपलब्ध मिले, जमीन अच्छी हो वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से उनको पानी कैसे देना चाहिए, कितनी बार देना चाहिए, कितनी बार उनको सफाई करना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब है। एक इम्पोर्टेंट पार्ट मैंने बताया कि नहीं बताया अभी, क्या आगे आता है, कि वो जो दोहन की बात करते हैं, कहाँ गया मैंने, शायद एक सेकेंड है वो, हाँ, कि हाँ, कि उनका मतलब, उनके, जैसे मैं कह रही थी कि उनका ध्यान कैसे रखो, उनकी चिकित्साएं कैसे करो, किस तरीके से उनके दांत वगैरह देखो, उनके हाथ देखो, हाथ कह रही हूँ, उनके जो हूफ्स है वो देखो वगैरह वगैरह, इस सब के बारे में। चमड़ी कैसे है उससे कैसे आप पता करो, उसकी चिकित्सा कैसे करो, इस सब में बहुत ब्रीफ में दिया हुआ है।
फिर जो उनके इससे कुछ छाछ निकलती है तो वो किसको पीने दो, बाकी जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग कैसे करो वगैरह वगैरह है, नॉट टू इम्पोर्टेंट। पर पेज नंबर 2015 पर 29वां जो वाक्य है, तो उसमें जो 28वां वाक्य है वो है पशु विक्रेता पादिकम रूपम दद्यात्। कि सपोज मेरी गाय है या मेरा जो भी ऋषभ है या जो है भैंस है, मैं अगर उसको बेच दूं तो आई गेट सम मनी, तो उस पे भी मैं सरकार को कुछ पैसे दूंगी, तो यूजुअल है ना, वो हम भरते हैं। तो वो इसमें भी है, चाणक्य के समय भी है कि यू पे एंड यू सेल्स टैक्स या जो भी है वो आप दो। उसके बाद वो कहते हैं वर्षा शरद हेमंतान उभयतः कालम दुह्यु शिशिर वसंत ग्रीष्मान एक कालम द्वितीय काल दोग्ध उरंग अंगुष्ठ छेदो दंड। वो कहते हैं कि जो ठंडी का समय, मतलब क्या, वर्षा शरद हेमंत, बेसिकली बारिश की ऋतु, और उसके बाद जहां से ठंड शुरू होती है, बारिश, ऑटम और विंटर, ठीक है, सर्दी, इस समय आप दो बार गाय का ये दूध निकाल सकते हो गायों का। परंतु जैसे ही गर्मी शुरू होती है, वसंत, क्या कह रहे बोलो, शिशिर वसंत ग्रीष्म, ग्रीष्म मतलब एकदम ठंडी, एकदम गर्मी का समय आ गया, ठीक है, वसंत और एकदम ठंड, तो जो एक्सट्रीम है कि एकदम ठंड और एकदम ये, उस समय जो है आप केवल एक ही बार दोहन करोगे गाय का, ठीक है, क्योंकि गर्मी में उनके भी जैसे अपना डिहाइड्रेशन वगैरह वगैरह होता है, जैसे हमारे अंदर सारे क्या पोषण होता है क्या नहीं होता है, वी टेंड टू, जो जैसे ठंडी बढ़ती जाती है, वी टेंड टू जो वो डिहाइड्रेशन कम होता है, वी टेंड टू स्टोर मोर ऑफ पोषण एंड न्यूट्रिएंट्स वगैरह वगैरह, इनका भी ऐसे ही है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखा गया हो कि किस समय कितना आप दूध ले सकते हो या नहीं ले सकते। और अगर वो कहते हैं कि और अगर जिन टाइम पे कहा गया है कि एक ही बार दोहन करना है, उस टाइम पे अगर ज्यादा कर दिया, 2 बार कर दिया, जिन्होंने ये बात का माना नहीं, उनको क्या करेंगे, अंगूठा है ना, अंगूठा काट देने का दंड देंगे, मतलब दे आर सो पर्टिकुलर, है ना। तो आप ये इंडस्ट्री तो हो, आप जो प्राणी है उनसे आपको जो सेवा चाहिए, जो भी उनके रिसोर्सेज है, वो सब आप उपयोग तो करते हो, परंतु उनका ध्यान रखना, उनको अच्छे से ट्रीट करना, ये बात बिल्कुल भूली नहीं गई है, ठीक है, हमारे इसमें कि दूध हमारे लिए भी आवश्यक है। तो वो ये नहीं कह रहे कि दूध पीना बंद कर दो, पर जो एनिमल क्रूएल्टी वो आप नहीं कर सकते, जितना उनको भी, जैसे आप अपने घर के व्यक्ति को जितना आप ध्यान रखोगे, उसी तरीके से उनका भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। दिस जस्ट फ्लोज, और वो ये कह नहीं रहे हैं, ठीक है, वो ओ एनिमल क्रूएल्टी मत करो, बड़ी बड़ी बातें, ऐसा कुछ नहीं कह रहे, वो अपने जो रूल्स रेगुलेशंस है उसी से इट इज वेरी क्लियर कि वो किस तरीके से ध्यान रखने की बात करें। जैसे जो गाय हमने देखा कि जो बूढ़ी हो गई है या जो आक्रामक भी है, जिसका कुछ हाथ पैर टूट गया हो, तो वो ये नहीं कह रहे कि उनको स्लॉटर हाउस भेज दो, वो कह रहे हैं उनका भी ध्यान रखने के लिए हम किसी को रखेंगे वेतन देकर, ठीक है, एक पूरी कैटेगरी उनकी कि उनको भी संभालो, ऐसे नहीं कि उनको मार दो बिकॉज दे आर नॉट प्रोडक्टिव एनीमोर, आप उनका भी ध्यान रख रहे हो, क्योंकि जब प्रोडक्टिव थे तब तो आपने उनका काम उठाया ही ना। तो वो जो है ना कि सब पर दया भाव, वो इज समहाउ इनबिल्ट इनटू द वे हमारे जो पूर्वज थे वो जैसे सोचते थे सनातन संस्कृति में, वो इनबिल्ट है, जो कहीं ना कहीं वी नीड टू गो बैक टू, हम कहीं ना कहीं वो सब छोड़ते आते गए, ठीक है। तो इसलिए मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा नहीं, कौटिल्य जो है वो तो बहुत ही एम्पैथी लेस है, बहुत क्रूअल है, ठीक है। जब मेरे ख्याल से युद्ध नीति और उसमें आएंगे तब वो क्रूएल्टी भी थोड़ी बहुत दिखेगी, पर हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा कि जो युवराज के साथ कैसे डील करो, उसमें भी दिस एस्पेक्ट ऑफ कंपैशन एंड एम्पैथी इज एक्चुअली नॉट लूजिंग, और इसमें भी वो आ रहा है। अच्छा, ये जो है ही इज बेसिकली कोटिंग व्हाट अदर नीति शास्त्रज्ञ हैव एज वेल, ठीक है, मतलब हमेशा से इट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर, ये हमें समझने की जरूरत है कि वो ऐसा रहा है, अब है ऐसा मैं नहीं कह रही, बट दैट वाज ऑलवेज अ थॉट which was sort of inherent and we need to relive it again.
वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ अदर्स सी द कल्चर, राइट? और ये वहीं पे जाता है कि जो फूड चेन है, जनरली हम अगर देखें तो कहा जाता है मनुष्य है वो टॉप ऑफ फूड चेन, ऐसे कहा जाएगा। और बाकी जो आइडियोलॉजीज है वो तो यही कहते हैं ना, जो अब्राहमिक रिलीजन है वो कहते हैं कि सभी कुछ जो है वो केवल मनुष्य की सेवा के लिए, जब भी हम ऐसा नहीं कहते। अब अगर पुरुष सूक्त भी देखें तो जैसे एक पुरुष से ह्यूमन बीइंग्स आए हैं, मनुष्य आए हैं, बाकी सब भी वैसे ही आए हैं, है ना? जब हम ओरिजिन की बात करते हैं तब हम सबके सारे स्पीशीज के इवेंचुअली एक ही करता धरता है, तो सोर्स गोज बैक टू द सेम पर्सन। स्पीशीज अलग अलग हुए, है ना? सो दैट वन अपमैनशिप की मनुष्य ही सबसे ऊपर, एंड मनुष्य को ही सारा राइट मिल गया कि आप एक्सप्लॉइट कर दो प्रकृति को, ये सोच कभी नहीं थी। आप ऑफ कोर्स देयर इज अ सिम्बायोटिक इंटरमिंगलिंग, देयर इज अ नीड जो आपको मिल रही है प्राणियों से, वो तो सब है, ठीक है? तो आप ऐसा नहीं है कि यूज ही नहीं कर रहे हैं, चलो वेगन चले गए, दूध नहीं पिया, नहीं, ऐसे नहीं, वो सब था, बट वो सात्विक था, दूध मिल्किंग में भी वो इनहेरेंट थी। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और कुछ रह जाता है इस चैप्टर में? नहीं, आई थिंक यही है। हाँ, अच्छा, एक इंटरेस्टिंग डेटा मतलब ट्रिविया है, सॉरी, पेज नंबर 2016 पर 34वां 34th वाक्य जो है, क्षीर द्रोणो गवाम घृत प्रस्थ। तो बेसिकली ये कुछ मेजरमेंट्स है कि एक द्रोण दूध है तो उसमें एक प्रस्थ घी निकलता है, किसका? गाय का, ठीक है? फिर वो कहते हैं पंच भाग अधिको महिषिणा, अगर भैंस है तो उसमें जो घी का प्रमाण है वो गाय के दूध के प्रमाण से अधिक है, सम भाग पंचम भाग अधिक है, ठीक है? वैसे ही वो जो अजा जो बकरियां हैं उनकी इसमें कहते हैं, पर वो कहते हैं कि टिपिकली इट ऑल्सो डिपेंड्स कि मंथन कैसे हुआ है, जो मथते हैं ना वो कैसा हुआ है, अगर वो ही ठीक से नहीं हुआ तो जो आपका घृत निकलेगा वो कम ज्यादा हो सकता है, तो वो एस्पेक्ट भी है कि उसको मंथन कैसे होता है। उसके अलावा वो एक और बात कहते हैं कि व्हाट डज द अमाउंट घी कंटेंट, घृत कंटेंट जो दूध में है वो और किस पे, एक तो आपने आपके प्रोसेस पे डिपेंड करता है। उसके अलावा वो कहते हैं भूमि त्रोण उदक विशेष आदि, भूमि की जमीन कैसी है, जमीन का न्यूट्रिएंट्स कैसा है, उसमें घास कैसी उग रही है, ठीक है? क्योंकि वो तो घास खाते हैं, तो घास कैसी उग रही है, और पानी वो कैसा पी रही है, सबसे ज्यादा वो विशेषतः इन चीजों पे जो दूध की क्वालिटी है वो डिपेंड करती है। दिस इज अनदर ट्रिविया व्हिच ही गिव्स अस। उसके अलावा हाँ, उसके अलावा वो ये भी बात कहते हैं कि जो ऋषभ है, ठीक है, जो बुलक्स हैं, बुलक्स तो जो हैं जिनको बुल्स जो है उनको तो आप खेत वगैरह में उनका इस्तेमाल वगैरह करते हो, ट्रांसपोर्टेशन में करते हो, बैलगाड़ी में वगैरह वगैरह, तो उसमें भी वो कहते हैं कि आप अगर दो वृषभों को लड़ाओगे जिससे वो एक दूसरे के को फिजिकली हानि पहुंच सके या वो मर जाए तो भी आपको दंड होगा। और उसके जो बाद का जो लास्ट चैप्टर ना उसमें वो थोड़ा इनफैक्ट कि कितना खाना देना चाहिए, स्पेशली ऐसे ऋषभ जो ट्रांसपोर्टेशन में जो जो कहते हैं ना कि लेबरस काम करते हैं, अगर ऐसे ऋषभ हो तो उनको कैसा कैसा खाना देना चाहिए। तो इंटरेस्टिंगली वो बहुत कुछ कहते हैं कि इसमें इतना सेर ये, इतना सेर वो, फलाना ठिकाना वो सब है, कि इतना चावल का ये दे दो या तिल का ये दे दो वगैरह वगैरह। पर इसमें वो मासम की भी बात करते हैं कि थोड़ा सा जो ऐसे हुष्ट पुष्ट बुलक्स जो फिजिकल लेबर कर रहे हो उनको आप विथ ऑल दिस थोड़ा सा मीट भी मिक्स करके दो। तो मुझे वो काफी इंटरेस्टिंग लगा, आई डोंट नो ऐसा होता है, आई डोंट नो अभी होता है कि नहीं, बट एटलीस्ट इसमें लिखा है कि मतलब जो लेबर फिजिकल लेबर कर रहे हैं तो उनको भी आप फ्लैश मीट भी थोड़ा सा दो। ओके, ठीक है, तो इससे हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया। वी कैन मूव ऑन टू अदर चैप्टर्स। अच्छा, इसके बाद बेसिकली अश्वाध्यक्ष जो हाथी के है, हाथी के अध्यक्ष या घोड़े के अध्यक्ष, ठीक है, इनमें मैं बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जा रही हूँ, आई जस्ट टेक 5 minutes एंड एक्सप्लेन। तो जैसे हमने गायों का देखा वैसे का वैसे सारे काम कि उनकी चिकित्सा, उनका ध्यान रखना, उनको खिलाना पिलाना, उनका डेटा ट्रैकिंग करना, ठीक है, कि भाई अच्छा कितने हैं जो आपकी आर्मी में जा सकते हैं, उनकी क्वालिटीज कैसी है, कहाँ से आई है, कहाँ से घोड़े आए हैं, कहाँ के घोड़े अच्छे हैं, कहाँ के घोड़े मध्यम है, जो अच्छे घोड़े हैं इनको आप कहाँ लगाओगे,
तो अगर आपका जो हॉर्स वॉरियर्स है उसमें आप लगाओगे, रथ में लगाओगे, है ना, और इन सबके क्वालिटीज के हिसाब से आप उनको खाना कितना देते हो, कितने उनकी खाने की कितनी आवश्यकता है, उनकी ट्रेनिंग कैसे करनी है, वगैरह वगैरह, इस सबका जो काम है, ये सबका ध्यान जो है वो अश्वाध्यक्ष रखेंगे। इसके अलावा उनको 2 बार नहलाना करना, ये सारी भी बातें। सेम थिंग फॉर हाथीज एज वेल, ठीक है, कि अच्छा उनके कहाँ कहाँ किस 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 काम में उनको लगाया जा सकता है, कौन से हाथियों को किस काम में कौन सी कैटेगरी में लगाया जा सकता है, कि युद्ध के लिए या ट्रैवल के लिए या केवल एंटरटेनमेंट के लिए, जो भी। तो अलग अलग कैटेगरीज ऐसे, कहाँ के अश्व अच्छे हैं, कहाँ के हाथी है, कहाँ के नहीं है, हाथी है तो उनको कितना खाना दिया जाएगा, वगैरह वगैरह सारा है। इसके अलावा एक चीज ये भी करते हैं कि वर्ष में एक बार इन सबकी पूजा भी होगी। देयर इज सम सेरेमनी व्हिच यू कंडक्ट फॉर योर हाथीज एंड योर अश्वस एज वेल, ठीक है। तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रही, अश्वाध्यक्ष, हस्ताध्यक्ष, वो सारा उसी में आ जाता है। देयर आर लॉट्स ऑफ डिटेल्स ऑफ उनको कितना कितना खाना देना चाहिए, लॉट्स ऑफ डिटेल्स ऑफ कहाँ से है, स्पीशीज कौन सी है, वगैरह वगैरह। तो आपको इंटरेस्ट आए तो आप अवश्य पढ़िएगा। इसके साथ और हस्ताध्यक्ष की मैंने बात करी, वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डिस्कस्ड टिल नाउ, वो ध्यान रखना वगैरह वगैरह, वो सब उनका काम है, ठीक है। आई थिंक तो अगले सेशन में वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, तो थोड़ा सा एनीवेज। हाँ जी, हाँ जी, पूनम जी। आपने अभी कहा अभी जी की जो वृषभ थे उनके खाने में थोड़ा मांस मिलाया जाए, ऐसा कुछ गायों के बारे में भी था क्या? नहीं, ये स्पेसिफिकली ऋषभों का ही क्योंकि हमें ऐसा लगा, क्योंकि आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेम्बर, जब अर्ली 90s में या मिड 90s में जब मैड काउ डिजीज बहुत चली थी, तो वो टाइम आई वाज इन अमेरिका, आई वाज इन कॉलेज दैट टाइम, तो लोग हमसे कहा करते थे तुम बीफ क्यों नहीं खाती, और फिर जब मैड काउ डिजीज चली, अरे हम तो नहीं खाएंगे। हमने कहा देखो हम लोग तो स्मार्ट थे, व्हाई हैज दिस हैपेंड, दे कुडंट फिगर आउट कि गायों को वो स्पंजी ब्रेन डिजीज क्यों हो रही है। तो तब हम लोग को पता चला कि काउ की जो फीड है उसके अंदर ये लोग काउ बोन मील मिला रहे थे। तो आई यूज्ड टू लाफ एट देम, आई यूज्ड टू से दिस इज द रिवेंज ऑफ द काउ, तुमने उनको गाय का ही गोश्त, अपना ही गोश्त खिलाया है ना, अब भूख तो तुम भी। But I think it made a lot of sense to maintain the government taking over the maintenance of, ensuring the maintenance of every living being, or the flora and fauna, not just the people, for the prosperity of the nation. Absolutely. क्योंकि अभी भी जब बोलते हैं, कोई बोलते हैं दूध मत पियो जी, लोगों को क्या जरूरत है, तुम ऐसा बन जाओगे। हम लोग यहाँ दूध पीना तो कहा है, लेकिन ये तो कहीं नहीं बोला कि हर बंदा गैलन भर के मुंह लगा के गुटक जाए, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, जो हम लोग अमेरिका में आमतौर पर देखते हैं। नहीं, और इवन यहाँ पे जो पीते हैं वो ऐसे पीते हैं जैसे देयर इज नो टुमारो, कल मिलने वाला ही नहीं। तो वो कंजम्पशन इतना बढ़ गया है, पर उसके अलावा भी किस तरीके से, राइट, पूरा इंडस्ट्रियलाइज हो गया है। आप वो बछड़े का कुछ देख ही नहीं रहे हो, आप केवल वो मैट्रिक्स, प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स पर ही ध्यान दे रहे हो। प्रोडक्टिविटी अगर आप उनकी खाने पीने को बेहतर करके उससे कर रहे हो तो अलग बात है, पर उनके वो जीन्स के इंजेक्शन डाल के, है ना, वो हार्मोन्स इंजेक्शंस डाल के कंप्लीटली वो बछड़े करके वैसे आप कर रहे हो, इट्स बिकम पूरा इंडस्ट्रियलाइज्ड। दैट इज वेयर द इशू कम्स। आजकल तो प्रॉब्लम ये हो गई है, व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर बेबी फॉर्मूला फॉर माय ग्रैंडडॉटर, तो आई बेटी ने बोला जरा देख के बताओ, एवरी फॉर्मूला आई लुक्ड एट, यू विल नॉट बिलीव अमीजी, देयर वाज नो मिल्क इन इट। तो हमने उससे बोला कि हम क्या करेंगे, हमने कहा नंबर 1 अपना पिलाओ, नंबर 2 जो भी तुम्हारे को पैकेट का आता है, नहीं तो मद्रास से रागी मंगाओ, उसका हलवा बना के खिला दो, उसकी खीर, बट फॉर्मूला नहीं खरीदना है। नहीं तो हम लोग टाइम में, आई नो वी हैड अमूल, वी हैड गिमिक्स, बहुत सारे पाउडर मिल्क आया करते थे। आजकल बेबी फॉर्मूला में दूध नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, उस टाइम फिर एसपीसीए और पीटा की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी, जब गवर्नमेंट देख रही है तो एनजीओ की जरूरत नहीं है। एक्चुअली केवल एनजीओ नहीं ना, इट्स लाइक आपकी संस्कृति में ही है वो,
तो लोग भी ऐसा नहीं करेंगे। आप अभी भी देखिए जो गांव वगैरह में जहाँ गाय भैंस रखते हैं लोग अपने खुद के, वो लोग उनका उतना ही ध्यान रखते हैं जैसे अपने घर पे किसी बच्चे का रखते हो, है ना? वो हाँ, लोग, मालूम है हमें, और आज भी जैसा मालूम है। बाहर है, बाहर जितना हो गया वैसा नहीं है। तो इट इज नॉट जस्ट इवन अबाउट द गवर्नमेंट, संस्कृति तो हर एक के जीवन का भाग है कि कैसे आप हाँ, बढ़ते हुए, है ना? तो हम लोग आजकल तो हर कुछ ही जैसे पहले इवन द चिकित्सा पद्धति, जो वैद्य भी थे वो भी बहुत एथिकली काम करते थे। आजकल पहले डॉक्टर्स भी करते थे, आजकल आई थिंक एवर सिंस हेल्थ केयर बिकेम एन इंडस्ट्री, एवरीथिंग बिकेम एन इंडस्ट्री, तो वो सब चले गया अच्छा, इस पे मैं आपको somehow। एक जोक सुना, ठीक है? क्योंकि हमको जैसे लगता है ना वैसा हर बार होता नहीं है, कुछ कुछ प्रोफेशंस आर लाइक दैट। तो मैं आपको एक सेकंड में ढूंढ के बता देती हूँ। सुभाषित इन संस्कृत, कुछ तो वैद्यराज हो यमराज, उससे उनका कंपैरिजन है। तो कुछ कुछ चीजें डोंट चेंज एट ऑल, जिस तरीके से उनको कहा जाता है। सबसे पहले तो सारे जो डॉक्टर्स हैं, नॉट आपके अगेंस्ट कुछ नहीं कह रही हूँ, जस्ट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग श्लोक, इसलिए सिर्फ ढूंढ रही हूँ उसको मैं। ऐसा कुछ है उसमें कि हे यमराज, तुम तो वैद्यराज से ज्यादा अच्छे हो, कि क्योंकि यमराज तो केवल जान लेते हैं, वैद्यराज जो है वो तो जान और पैसे दोनों ले जाते हैं। ये संस्कृत का सुभाषित है, पुराना वाला सुभाषित। एक बार आई वाज वाचिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन हुलू या किसी पर है एक डॉक्यूमेंट्री, उसका नाम नहीं याद आ रहा, तो उसका सबसे पहला इट वाज ऑन न्यूट्रिशन एंड खाना कैसे खाओ, हम लोग के प्रॉब्लम क्या आ रहे हैं, व्हाई आर वी सिक। तो उसका शुरुआत में कई लोग दे देते ना, कुछ कोट्स दे देते हैं, तो उसके अंदर एक कोट था, सिंस इट वाज अबाउट डाइट, कि 1/4 of what we eat goes to nourish our body, 3/4 of what we eat goes to fill the purse of the doctor. तो मैं ये पढ़ती हूँ। सो इट सेज वैद्य राज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर, वैद्य राज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर। हे वैद्यराज, तुमको नमन है। क्यों? क्योंकि तुम तो वेद, जो यमराज है उनके भाई हो। यम तो हरति प्राणान, वैद्यो प्राणान धनानि च। जो वैद्य, जो यम है वो तो केवल जान लेते हैं, जो वैद्य है वो तो प्राण और धन दोनों से ही खाली कर देते हैं। तो एनीवेज, दिस इज जस्ट मेंट फॉर ह्यूमर पर्पसेस। आप कोई प्लीज, जो दर्शक भी है, इट इज नॉट मेंट टारगेट एनीबॉडी, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल लेकिन अमित जी इसमें बहुत सच्चाई भी है, and I'm from the profession, so I know it. I will stop you. थोड़ा सा हम कभी कुछ कह देते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो आई विल नॉट वांट टू कंटिन्यू दिस फर्दर, ठीक है? नहीं, because I was told by my doctor, I went to अभी recently, क्योंकि हमें वो हर्पीस हो गया था, तो उसकी दर्द के लिए हम गए। For my second visit when I went, I said, अच्छा बताइए ठीक कब तक होगा? कहते हानी, you are in pain management which is for life. मैंने कहा अच्छा वो तो हम देखेंगे, ये हम बीमार हुए हैं, दर्द है, कभी तो वो खत्म होगी ना। It's just one of those things that has become very common now, कि everybody is in every management for life. कुछ उसका अंत नहीं नजर आ। जी, वो इंडिविजुअल लोगों पे है ना। पर एनीवेज, एज आई सेड, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस टॉपिक। और किसी को कुछ कहना है? Any point, any thoughts? No one? ठीक है, अगर किसी को कुछ नहीं कहना तो आज यहाँ समाप्त करते हैं, और अगले सेशन में जो थोड़ा बहुत, जो मैंने कहा कि शायद 1-2 चैप्टर्स और हैं इस सेक्शन के, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब प्रार्थना करेंगे। आज की प्रार्थना कौन बोलेगा? वॉलंटियर? हम बोल दे अमित जी? हाँ, आप बोल दीजिए एक साथ।